नमस्कार। मैं सिद्धार्थ दशोरा आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक दिलचस्प सा पॉलिटिकल किस्सा लेकर। लेकिन इससे पहले कि मैं इस किस्से की शुरुआत करूँ, एक बात साफ कर देना चाहूँगा कि यहाँ जो किस्सा मैं आज आप लोगों को सुनाऊँगा या जो किस्सा कल सुनाया था, उसमें दी गई जानकारी किसी भी लिहाज से मेरा अपना निजी संकलन नहीं है। मैंने इसको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म से लिया है, जिसका नाम है द लल्लन टॉप। लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की कड़ी में से, श्रृंखला में से एक कड़ी मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो चलिए आज की कड़ी शुरुआत करते हैं। और आज हम लेके आए हैं कहानी उस नेता की जिसे प्रदेश के लोग बाबोसा कहते थे। जी हाँ, बाबोसा, जिसने सिनेमाघर में मारपीट के चलते पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, गांव जाकर खेतीबाड़ी करने लगा, जिसके बड़े भाई को चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था और बड़े भाई ने छोटे को टिकट दिलवा दिया और छोटा चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति का स्तंभ बना। जो 10 रुपए अपनी बीवी से लेकर चुनाव लड़ने शहर आया था, जीता। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री बना। नाम था भैरव सिंह शेखावत। जी हाँ, शुरुआत करते हैं मधुलिमेय। मधुलिमेय बहुत पुराना नाम, भारतीय राजनीति के अग्रज कहलाए। वे शहर में थे क्योंकि चुनाव होने थे। 2 बड़े चुनाव हो चुके थे। पहला लोकसभा का, जिसमें इंदिरा हारी, और विपक्षी पार्टियों का संयुक्त परिवार अर्थात जनता पार्टी जीती और मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री। फिर देसाई के कदम के चलते दूसरे चुनाव हुए। मोरारजी ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकारें भी शासन का नैतिक हक खो चुकी हैं। 9 राज्यों में इसके चलते जून 1977 में मध्यावधि चुनाव हुए। सब में कांग्रेस खेत रही। राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में जनता पार्टी जीती। अब बारी आई तीसरे चुनाव की। तीसरा चुनाव था विधायक दल के नेता का चुनाव। राजस्थान में कुल विधायकी सीटें थी 200। इसमें जनता पार्टी के विधायक थे 152 और उन्हें ही चुनना था अपना नेता, जो होता सूबे का सीएम। इसके लिए दावेदार 2 थे और पार्टी के धड़े थे 3। तो पहले 3 धड़ों के सिरों को संभालते हैं। पहले थे सीकर के भैरव सिंह शेखावत, जनता पार्टी जनसंघ गुट के नेता, सीएम पद के दावेदार। और दूसरे थे भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र, जनता पार्टी के कांग्रेस ओ संगठन धड़े के नेता, ये भी सीएम के दावेदार। अब दावेदार थे तो जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं। आज़ादी के आंदोलन में कई बार जेल गए थे मास्टर आदित्येंद्र। 1953-54 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। फिर इंदिरा और सिंडिकेट के झगड़े में ये बुजुर्गों के साथ चले गए, यानी कांग्रेस ओ के नेता बन गए। मास्टर का सीएम दावा 3 पहलुओं से बड़ा मजबूत था। पहला, वह जनता पार्टी विधायक दल के सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी नेता थे। दूसरा, भैरव सिंह तो राज्यसभा सांसद थे, विधायकी लड़े ही नहीं थे, फिर वो कैसे नेता हो सकते थे। और तीसरा, जनसंघ धड़ा अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा सकता था और इसी तीसरे बिंदु पर तीसरे धड़े की एंट्री होती है। चूरू के सांसद महोदय दौलत राम सारण, लोकदल, वो चौधरी चरण सिंह गुटवाला, उस धड़े के बड़े नेता। सारण ने बड़े चौधरी से सलाह की और मास्टर को ना कह दी, मगर मास्टर आदित्येंद्र चुनाव पर अड़े रहे। फिर वोटिंग हुई, गिने गए 152 वोट। मास्टर को मिले सिर्फ 42, जबकि 110 गए बाबोसा के पाले में, यानी भैरव सिंह जी के पाले में। मधुलिमेय नतीजों के बाद भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मास्टर अपनी हार को कैसे लेंगे। उधर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत सरकार और चंद्रशेखर समेत जनता पार्टी जयपुर पर नजरें गड़ाई थी। तभी मधु की नज़र भैरव की तरफ जाती है, जो अपनी जीत के ऐलान के बाद समर्थकों को छोड़ मास्टर की ओर लपकते हैं।
और फिर उनके पैर छू लेते हैं। मास्टर ने भी हाथ उठा दिए। संकट टल गया, मधु मुस्कुराए, दिल्ली भी, और शेखावत शातिर साबित हुए। जानते थे मास्टर बाहर रहे तो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, सो उन्होंने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बना दिया। कहने को बड़ा पद, मगर राजनीतिक रूप से सिर्फ धप्पा। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, बड़े चौधरी ने बाबोसा के पक्ष में वोटिंग के लिए क्यों कहा? दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल के लोकदल धड़े और जनसंघ धड़े के बीच कुछ समझौता हुआ था। इसके हिसाब से चुनाव जीतने की स्थिति में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में जनसंघ धड़ा लोकदल धड़े के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का समर्थन करेगा। बदले में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में लोकदल धड़ा जनसंघ धड़े का मुख्यमंत्री चुनने में मदद करेगा, और ऐसा ही हुआ। यूपी में राम नरेश यादव, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में चौधरी देवीलाल सीएम बने। वहीं जनसंघ कोटे से हिमाचल में शांता कुमार, मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी और राजस्थान में नंबर लगा भैरव सिंह शेखावत का। ये भैरव सिंह की शीर्ष शुरुआत थी। मुख्यमंत्री वह 3 बार बने। तीनों बार उनकी पार्टी या गुट बहुमत से कम थे, मगर तीनों ही बार उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट लासानी सिद्ध हुआ। मगर शुरुआत ऐसी नहीं थी। हालात का मिसमैनेजमेंट और गुस्से का मिसकैलकुलेशन भैरव सिंह को अड़ंगी मार चुका था, पर यह 77 से 30 बरस पीछे लौटने वाली बात है। आप पुलिस की नौकरी में थे, पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? कहते हैं कोई इंक्वायरी थी जिसकी वजह से आपको पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी। यह सवाल था राजीव शुक्ला का। उस समय टीवी पत्रकार सामने बैठे थे। राजस्थान के तीसरी बार सीएम बनकर आए, आधी पारी खेल चुके भैरव सिंह। जिक्र था भैरव सिंह के पुलिस की नौकरी से इस्तीफे का। उस समय के हिसाब से 50 साल पुरानी बात। इस पर पहले भैरव सिंह का जवाब सुनिए। यह बात पूरी तरह झूठ है। मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं थी। सिर्फ परिवार के हालात ऐसे थे कि नौकरी छोड़कर खेती की तरफ मुड़ना पड़ा। और अब हमारी सुनिए, जो भैरव सिंह के एक बेहद खास आदमी ने अपनी पहचान उजागर ना करने की शर्त पर बताई। सियासत में आने से पहले भैरव सिंह शेखावत पुलिस में थे। बात सन 1947 की है। भारत आज़ाद हो चुका था, मगर अब रियासतें अभी यूनियन का हिस्सा नहीं बनी थी। सीकर रियासत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहां भी राव राजा कल्याण सिंह का राज चलता था। शहर में खरदयाल टॉकीज था। इसके मालिक थे रियासत के पुरोहित जी। एक रोज सीकर पुलिस के 4-5 अफसर वहां सिनेमा देखने पहुंचे। इनमें 4 अहम थे: भवानी सिंह खुड़ी, फतेह सिंह शेखावत, बलवंत दान कविया और भैरव सिंह शेखावत। अफसरों का सिनेमा हॉल के मैनेजर से किसी बात पर झगड़ा हो गया। एक पुलिस वाले ने मैनेजर को झापड़ रसीद दिया। शिकायत पुरोहित जी के मार्फत राव राजा कल्याण सिंह तक पहुंची। उस दौर में राव राजा के बाद रियासत के पुरोहित प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। इसलिए जब उनकी शिकायत आई तो राव राजा ने सीकर एसपी जय सिंह को तलब किया। फिर एसपी ने इन 5 को तलब किया। अब विकल्प 2 थे, या तो नौकरी छोड़ो वरना दफा 323 का मुकदमा भुगतो। भैरव सिंह समेत 5 ने इस्तीफा लिख दिया। बाकी 4 की अपनी कहानी है। हम आगे बढ़ते हैं भैरव सिंह की चली डगर पर, जहां 10 रुपए के धनबल से शुरू की नेतागिरी और विधायकी हमारा इंतजार कर रही है। पुलिस की नौकरी छूटी तो भैरव सिंह खेती करने लगे। घर में 10 और भाई बहन थे। इसमें से एक थे बिशन सिंह, छोटे ब्रदर, जो सीकर में पढ़ाई पूरी कर रहे थे, कल्याण हाई स्कूल से। वहीं बिशन संघ से भी जुड़े। फिर 1951 में स्कूल टीचर हो गए। तभी एक रोज एक पुराना परिचित उनके घर आया। नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। कराची के आडवाणी बंटवारे के बाद राजस्थान में जनसंघ का काम देख रहे थे। बतौर सहमंत्री जब वह जयपुर के चौड़ा रास्ता वाले दफ्तर में रहते थे, 50 का दशक शुरू होने पर बड़ा काम बढ़ गया था। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने थे। राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था, क्योंकि जागीरदार यहाँ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। मगर विरोध और समर्थन के बीच कैंडिडेट भी तलाशते थे, और सीकर के लिए यही तलाश लालजी को बिशन की देहरी पर ले आई थी। जनसंघ उन्हें सीकर जिले की दाता रामगढ़ सीट से लड़वाना चाहता था, पर बिशन नहीं माने। बोले, मेरी नौकरी नई नौकरी है, मेरे छोटे भाई को लड़ा दीजिए।
अपने गांव खाचरियावास में खेत में अड़ी जमाए भाई भैरव सिंह को खबर दी गई। अब वह सीकर जाने को थे, मगर सौदा करने नहीं जा रहे थे, चुनाव लड़ना था। पर खलीते में कुछ था नहीं। पहुंचे पत्नी सूरज कंवर के पास। भैरव को पता था लुगाई गाढ़े बखत के लिए कुछ जोड़ कर रखती थी। सूरज कुंवर ने भैरव को निराश नहीं किया। एक मुड़ा तोड़ा 10 का नोट पकड़ा दिया और जनता ने उन्हें अपना वोट पकड़ा दिया। मगर तब आज की तरह एक ही दिन सब वोट नहीं गिर जाते थे। आज़ाद भारत का पहला चुनाव था। इसमें हर दिन मतदान पार्टी नए गांव में जाती और लोगों को बताती, ऐसे वोट डालो। वोट 1 महीने तक पड़ते। जाहिर है चुनाव के साथ प्रचार भी चलता रहता। भैरव सिंह को उन दिनों पार्टी की तरफ से किराए की एक स्टेशन वैगन मिली, मगर वैगन चलाने के लिए सड़कें भी तो चाहिए, जो ज़्यादातर जगह नहीं थी। ऐसे में शेखावत का ज़्यादातर प्रचार ऊंट पर बैठकर हुआ। फिर ऊंट के एक करवट बैठने का वक्त आया। दाता रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला था। नतीजा आया तो तीसरे पर रहे कृषकार लोक परिषद के रघुनाथ, मिले 5,334 वोट। दूसरे पर रहे कांग्रेस के विद्याधर, जिन्हें मिले 7,139 वोट। और विधायक बने जनसंघ के भैरव सिंह, उन्हें मिले थे 9,972 वोट। हारे तो बैक टू बैक हारे, बैरी के घर जाके भी हारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1952 में पहली विधानसभा में चुने जाने के बाद भैरव सिंह शेखावत की जीत का सिलसिला अगले 3 चुनाव तक बदस्तूर चलता रहा। इस दौरान खास बात यह रही कि वो हर चुनाव में अपनी सीट बदल लेते थे। 1957 में वो सीकर की श्री माधवपुरा सीट से चुनकर आए। 1962 और 67 में उन्हें जयपुर की किशनपोल सीट से विधायक चुना गया और 1972 में जयपुर की गांधीनगर सीट से मैदान में थे। पर यह साल दूसरा था। इंदिरा पाकिस्तान को हराकर लोकप्रियता के चरम पर थी। इस वक्त राजस्थान में चुनाव हुए। गांधीनगर की सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट थे जनार्दन सिंह गहलोत। उन दिनों एक वाकया पढ़िए, जब समझ जाएंगे कि आगे क्या हुआ। भैरव सिंह प्रचार कर रहे थे। कुछ ही महीने पहले भी वह प्रचार ही कर रहे थे। तब किशनपोल के विधायक थे, मगर प्रचार कर रहे थे बाड़मेर में, खुद अपने लिए, लोकसभा के लिए, पर हार गए। किससे? कांग्रेस के अमृत नाहटा से। ये नाम कुछ सुनकर सुना सा लग रहा होगा आपको। फिल्म याद कीजिए, किस्सा कुर्सी का। बतौर प्रोड्यूसर नाहटा की पहली फिल्म थी, जिसमें संजय और इंदिरा का घुमाकर मजाक उड़ाया गया था। फिर संजय के चेलों ने फिल्म की प्रिंट ही उड़ा दी। सरकार बदली तो मुकदमा चला और संजय 1 महीने तिहाड़ में रहे, किस्सा कुर्सी का फिल्म की प्रिंट गायब करने के आरोप में। विषयांतर से वापस विषय पर, शेखावत पर लौटते हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद से हालात और ज़्यादा बदले नहीं थे। भैरव की हालत नई विधानसभा में भी पतली थी। इन्हीं सब के बीच एक शाम वोट मांगते हुए अपने विरोधी जनार्दन के घर पर पहुंच गए, चाय पीने, हंसी रट्टा करने और वोट मांगने। भैरव के जनार्दन के माता पिता के पैर छुए, बैठे। तब तक जनार्दन भी खबर पाकर आ गए। आधे घंटे बाद भैरव उठे चलने को, फिर हंसे, पलटे और जनार्दन से बोले। मुख्यमंत्री बनने के दौरान भैरव सिंह शेखावत विधायक भी नहीं थे, वो राज्यसभा के सांसद थे। और ऐसा ही हुआ। जनार्दन ने भैरव को 5,167 वोटों से पटकनी दी। फिर पटकनी दी इंदिरा ने लोकतंत्र को। 3 बरस बाद 1975 में इमरजेंसी लगाकर। बाकी विपक्षी नेताओं की तरह भैरव सिंह भी जेल गए। 2.25 साल बाद छूटे और मुख्यमंत्री बने, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। 2 हार और इस जीत के बीच एक और कड़ी थी, राज्यसभा की जीत। मध्य प्रदेश से जनसंघ ने उन्हें 1974 में ही राज्यसभा भेज दिया था और इसलिए भैरव सिंह 1977 के राज्य चुनाव में विधायकी के लिए लड़े ही नहीं थे। बाद में कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने, मुख्यमंत्री तो थे ही। आगे कई एपिसोड्स और आएंगे जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे भैरव के भैरंट दांव से, कैसे उन्होंने शातिर खिलाड़ी हरिदेव जोशी को चित किया। वीपी और राजीव देखते देखते टेलीफोन लाइन के उस पार बैठे रह गए। लेकिन एक और छोटी सी रोचक जानकारी,
कहानी की शुरुआत में हमने एसपी जयसिंह का जिक्र किया था। बाद में जयसिंह संघी हो गए, अपना घर आरएसएस को दिया और आज भी सीकर जाएंगे तो संघ का दफ्तर इसी घर में चलता पाएंगे। आशा करता हूँ ये किस्सा आपको रोचक लगा होगा। कोशिश करता रहूँगा आगे भी आपके सामने कुछ ऐसे रोचक किस्से लाता रहूँ जो यकीनन मेरे अपने संकलन से न होंगे, लेकिन जहाँ से भी लूँगा उस सोर्स की जानकारी ज़रूर आपसे साझा करूँगा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं अगर आप मुझे न सुनकर या मुझे सुनने के अलावा भी उस मूल स्रोत से वो किस्सा फिर सुनना पसंद करें। द लिलन टॉक एक बहुत ही रोचक चैनल, वहाँ सुनिए, वहाँ पढ़िए, मुझे पढ़िए, और अगर प्रोत्साहित करते हैं, पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कोरोना महामारी से आप और आपके परिवारजन बचे होंगे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।